गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा पर, जो आपका सेकंड पेपर आता है। तो सेकंड पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, और एक खास आपके लिए अनाउंसमेंट है कि आज शाम को 8 बजे हम आपके साथ लाइव मुखातिब होंगे, और लाइव में आपको आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस किया जाएगा। तो अधिक से अधिक बच्चे शाम की क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, और अपने जो भी मित्र हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी को इस बात का पता लग जाए। जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं आगे बढ़ते तुरंत। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट में होगा। 2 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होना है, तो तैयारी आपकी अच्छी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिएगा, केवल हम तो आप रिवीजन करा रहे हैं, तैयारी आपने पहले से ही कर रखी है। पहला प्रश्न है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जो बच्चे सामान्य होते हैं, नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, तो उन बच्चों की आईक्यू कितना होती है। तो सही जवाब हो जाता है 19 to 110। 90 और 110 के बीच में बच्चों की आईक्यू होना चाहिए, तो वह बच्चे सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, सामान्य बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी आईक्यू कितना होता है। तो उनका आईक्यू 140 से अधिक 140 प्लस होता है। ये हमारे प्रश्न का जवाब हो जाता है। एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है। चलिएगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। आईक्यू किसे कहा जाता है, ये क्या होता है। बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र लिखिए। अर्थात आईक्यू का हमें टेस्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कंफर्म करेंगे कि किसी बच्चे की आईक्यू कितनी है। तो ये क्वेश्चन हमारा सन 2018 में आया था, 2019 में आया था, 17 में आया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 में, 18 में, 19 में कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, तो 2020 में भी आएगा। ठीक है, तो आपको आईक्यू याद होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर हमें किसी बच्चे की आईक्यू निकालना है, तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। जैसे मान के चलेगा हमें आईक्यू किसी का निकालना है, ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, उस बच्चे की मानसिक आयु कितनी है ये हमें लिखना होगा, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, नीचे उसकी वास्तविक आयु कितनी है ना। बच्चे की रियल एज कितनी है, एक्चुअल एज। मान के चलो बच्चा है एक 15 साल का, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो कितनी चल रही है, 12 है। तो हम 12 गुणा 100 बटे नीचे करेंगे 10, इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, सॉरी 15। अब जैसे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आई क्यू, ये क्यू बनाया था हमने, आई क्यू बराबर मेंटल एज को लिखेंगे हम MA, नीचे लिखेंगे क्रॉनिकल एज CA, क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ट के अनुसार लिखिए। आपको यहाँ पर एक्यूरेट उन्होंने नाम दिया है कि सिरिल बर्ट के अनुसार आपको शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों की परिभाषा लिखनी है। तो आपको 1 नंबर में लिखना है, सेम टू सेम लिखना होगा। पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या बुद्धि या आईक्यू अंक 85 से कम होता है। पिछड़े बच्चे किन्हें कहा जाएगा, सिरिल बर्ट के अनुसार जिन बच्चों का आईक्यू 85 से लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। यह कथन किसका है, आपको केवल स्टेटमेंट का बताना है कि किसने इसको स्टेटमेंट को दिया था। सही जवाब होगा रेबर। राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं। आप पिछड़े बच्चों से क्या समझते हैं, तो यहाँ पर हमने दिया है स्टेटमेंट सोनेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सोनेल, पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे। समझ रहे ना, बच्चे को उसको हम पिछड़ा हुआ कहते हैं जो बच्चा अपनी आयु के अकॉर्डिंग, जो उसकी क्रोनिकल एज है, अकॉर्डिंग टू क्रोनिकल एज, वह बच्चा मेंटल एज में अपने सेम ग्रुप के बच्चों से पिछड़ा हुआ होता है, वह बच्चा पिछड़ा बालक कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े बच्चों की विशेषताएं बताइए या पिछड़े बालकों की दो विशेषताएं बताइए। आपको एक नंबर में अगर आता लिखा हुआ विशेषताएं बताइए या दो विशेषताएं बताइए, तब भी आपको दो ही लिखनी है, ठीक है ना। और क्वेश्चन हमारा 2019 में आ भी चुका है, पुनः आने की संभावनाएं रहती हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर न करें, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन है हमारा, इसके हमें केवल दो कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर बतानी है, लेकिन यहाँ पर चार शो हुई है, दो आप भूल भी सकते हो, तो देख ली। पहला नंबर पर है, पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य या औसत से कम होती है। जो बच्चे पिछड़े हुए होते हैं उनकी आईक्यू कैसी होती है, सामान्य से कम होती है या सामान्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है। जो बच्चे पिछड़े हुए होते हैं उन बच्चों का जो लर्निंग लेवल होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है। पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है, ठीक है। पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। वे बच्चे आशावादी कम होते हैं, निराशावादी ज़्यादा होते हैं। वे अपनी लाइफ में इस चीज़ को ज़्यादा महसूस करते हैं कि हम निराश होते रहते हैं वो कंटिन्यू किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं पिछड़े बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर बात करनी है कि उन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो उत्तर हम इस प्रश्न का इस प्रकार से लिखेंगे कि पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए। जो बच्चे पिछड़े होते हैं क्योंकि उनके अंदर निराशा का भाव बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें स्कूल का वातावरण कैसा बनाना है, भय मुक्त, भय युक्त नहीं, भय मुक्त। वहाँ पर बच्चे को ऐसा महसूस होना चाहिए, अर्थात स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। बच्चा ऐसा फील करे कि जैसे मैं यहाँ पर बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि पिछड़े बालकों के मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए, क्योंकि बच्चे पिछड़े होते हैं, इनकी आईक्यू पावर कम होती है सामान्य बच्चों की अपेक्षा, तो इनके लिए ऐसा करिकुलम तैयार किया जाए जो इनके लिए ज़्यादा सूटेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, वंचना से आपका क्या अभिप्राय है। बहुत अच्छा प्रश्न, वंचना से आपका क्या अभिप्राय है। जवाब हम इसका इस प्रकार से लिखेंगे कि वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय है। वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करती है। वंचना से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है, समझ रहे होंगे। जो वंचना की अवधारणा है वह व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करती है। जिसके पास में सुविधाओं का अभाव हो, है ना, तो इसकी ओर संकेत करने का मतलब होता है वंचना से, अर्थात वह व्यक्ति वंचित है मूलभूत सुविधाओं से। नेक्स्ट है कि समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। बैलेंटाइन के अनुसार यहाँ पर हमें बताना है समस्यात्मक बालकों से क्या अभिप्राय होता है। तो जवाब आप इसका इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि सेम टू सेम हमें लिखना होगा तो लर्न करना पड़ेगा। समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं, ठीक है। फिर से समझेंगे, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं। उन बच्चों का बिहेव और पर्सनालिटी इस सीमा तक असामान्य होती है, अबनॉर्मल होती है कि वे बच्चे घर पर, विद्यालय में या सोसाइटी में समस्याओं के जनक, फादर ऑफ प्रॉब्लम बन जाते हैं, ठीक है। तो वे बच्चे समस्यात्मक बच्चे कहलाते हैं, राइट। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात कर लूं, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है कि निर्देशन का अर्थ बताइए। निर्देशन क्या कहलाता है, अर्थात गाइडेंस का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइडेंस। आपको यहाँ पर निर्देशन का अर्थ बताना है, गाइडेंस का मीन बताना है। तो आप इसका अर्थ इस प्रकार से लिखेंगे कि गाइडेंस या निर्देशन शब्द का हिंदी रूपांतर है ना। जो निर्देशन है वह गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है, ठीक है। इसका सामान्य अर्थ मदद करने से लिया जाता है, ठीक है। हम सामान्य रूप से अगर इसका अर्थ निकालते हैं गाइडेंस का, तो किसी को निर्देशित करना या किसी की मदद करना कहलाता है। देखिए जोन्स के शब्दों में, अकॉर्डिंग टू जोन्स लिखा है कि निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है, ठीक है। तो गाइडेंस को हम जो मानते हैं वह प्रदर्शित करने से ज़्यादा मानते हैं।
कोई व्यक्ति यदि किसी को गाइड करता है, किसी का पथ प्रदर्शन करता है, किसी का सहयोग करता है, किसी को किसी के बारे में बताता है, इंगित करता है, तो वह उसका गाइड या गाइडेंस करना कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परामर्श की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर हमें परामर्श की परिभाषा देनी है, अर्थात परामर्श से तात्पर्य होता है काउंसलिंग। ठीक है ना, तो काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर बताना है। यहाँ पर बताया गया है अकॉर्डिंग टू मायर्स ने बताया परामर्श के बारे में कि परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। परामर्श सेंटर बने हुए हैं आजकल, काउंसलिंग सेंटर बने हुए हैं। जो बच्चे अपने कैरियर में भटक जाते हैं उन लोगों को, या कोई अपने लाइफ में भटक जाता है तो उनके लिए काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं। उनको वहां बुलाया जाता है, एक वहां पर सामने एक्सपर्ट बैठे होंगे या दो हो सकते हैं। वे भटके हुए इस इंसान को, जो अपनी लाइफ या कैरियर में भटका, उसको अपने सामने बैठा करके उसकी सारी पास्ट नॉलेज लेते हैं और उसके जो भी उसका प्रीवियस नॉलेज होगा, प्रीवियस लाइफ होगा, उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर उसको काउंसलिंग करते हैं और उसको एक अच्छी सलाह देते हैं जिससे कि वह अपने लाइफ में या अपने कैरियर में सक्सेस हो सके। यह परामर्श कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है ना, हमें बताना है कि साइकोलॉजी लैबोरेटरी कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करूंगा। दोनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना। इलाहाबाद में तो स्थित है, परंतु इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सही जवाब होगा 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी। 3 क्वेश्चन यहाँ से हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से कोई भी आ सकता है। देखिए, इस शाला की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। जो मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में 1954 में ओपन हुई थी, तो उसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आचार्य नरेंद्र देव के नाम से एक डिग्री कॉलेज भी है, या कॉलेज हम कहेंगे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, जो साउथ इंडिया में है, साउथ दिल्ली में है। ठीक है, साउथ कैंपस में आता है। तो इस प्रकार से 1954 में आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की थी। 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अर्थात समावेशी के या सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपने रिवाइज किया होगा। पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, जिसने नहीं किया तक कर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आज शाम को आपके साथ लाइव मुखातिब हूँगा और आपको वहां पर मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस या एमसीक्यूज क्वेश्चंस, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आज आपको कराए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना ख्याल रखें, अपनी अच्छी तैयारी करते रहिएगा। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।